हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी 30 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीएस के। और ये आपकी घटना चक्र से हैं। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड योर वन सब्सक्राइब वुड बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी सिंस इट्स अ वेरी बिगनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमारा हुआ था पिछले पार्ट में। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के किस काल में अकाल दुर्भिक्षु का उल्लेख है? ए सोहगौरा, बी मस्की, सी सोपारा, डी कलशी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसमें आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सोहगौरा। हमने अभी जो पिछला पार्ट था उसके व्याख्या में देखा था, यहाँ आप देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से ये व्याख्या ध्यान में रखेंगे तो ये आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसीलिए व्याख्या बहुत ज़रूरी है कि हम अगर इसके जो भी पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, तो उसे हम नोट करें। और आप भी नोट, जो भी क्वेश्चन या जो भी चीज़ें आपको लगता है कि हमें नहीं पता है या पहली बार सुन रहे हैं या फिर एकदम भूल गई है, तो उसको ज़रूर नोट करें। चलिए हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ई कोई नहीं है एक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे बयान दे दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य का अधीन लाए, तो वो हो जाएगा सुदूर दक्षिण। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ये भी पूछ सकते हैं। तमिल ग्रंथ अहनानूर और नूरनानूर में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकारी के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति रणनीतियों का वर्णन विशाखा दत्त रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है मुद्रा राक्षस के बारे में। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह मालूम पड़ता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इसे मौर्य राजाओं में पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। इसने दक्कन का भी विजय किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य था एक निरंकुश शासक, एक राजनीतिज्ञ शासक, एक उदार शासक, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। अभी हमने पढ़ा कि इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा नंबर डी, वो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। अभी हमने पढ़ा ना चंद्रगुप्त मौर्य प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। तो ये चीज ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ए विशाखादत्त, बी कालिदास, सी शूद्रक, डी राचक। तो ये भी हमें व्याख्या से ही मिल जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखादत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? ए कलिंग अभिलेख, बी अशोक का गिरनार अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी अशोक का सोपरा अभिलेख। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रुद्रदामन का जूनागढ़। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कनिष्क। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी
कुणाल। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, डी अश्वघोष। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी विशाखादत्त की मुद्राराक्षस की बात हो रही थी, उसी की बात ही कर रहा है। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी समुद्रगुप्त, डी हर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त। व्याख्या पढ़ लेते हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य समाज के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और पुरोहित था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि कौटिल्य को भारत का क्या कहा जाता है, मैकियावेली किसको कहा जाता है भारत का? तो ये हो जाएगा आंसर इसका कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जो कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने सेंट्रो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आप कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे कि कौटिल्य को क्या कहा जाता है भारत का? मैकियावेली कहा जाता है। इनकी एक अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश में 500 युद्धक हाथी दिया था। नंद वंश के बाद ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए बाणभट्ट, बी कौटिल्य, सी कुल्हड़, डी शातकर्णी। तो अभी हमने पढ़ा था कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौटिल्य। क्वेश्चन चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक नीतियां। व्याख्या हमने पढ़ा था कि जो अर्थशास्त्र था वो राजनीति से संबंधित था, जिसको कौन लिखा था? कौटिल्य ने लिखा। इस क्वेश्चन में चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। हम सभी जानते हैं, अभी व्याख्या में हमने पढ़ा था कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका साम्राज्य आया, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, बी वी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी, डी आर डार। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। ये भी हमने पढ़ा था। और बीच में अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि बीपीएससी तैयारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो। जीएस तो सबके लिए सेम है, चाहे वो मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ जो आपके दोस्त आपके कैटेगरी में नहीं है, किसी और कैटेगरी में हैं, उनके साथ भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, बी शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेश नीति, डी धन संचय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था?
ए 500 युद्धक हाथी, बी 1000 अश्व, सी 2000 बैल, डी 4000 गाय। कोई नहीं है एक्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने सभी पढ़ा था कि 500 युद्धक हाथी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज दूत था ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का एंड डी यूनानियों का। ये कोई नहीं है एक्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस का। व्याख्या पढ़ लेते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें कि ये भी बहुत बार पूछता है किसके शासनकाल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया है। इसके साथ ही इसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का भी वर्णन मिलता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि पहला कि ये मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, तीसरा उसकी जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, और ये किसके बारे में बताती है, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में बताती है, और ये पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख के बारे में है, और सबसे लास्ट पॉइंट है कि मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था, इसका भी वर्णन मिलता है। तो ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्लीज़ नोट्स बनाइए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इस चीज़ को जरूर नोट करिए। और रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है, रिवीजन आप पढ़ के छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप नोट करिए। जो भी आप लगता है कि आप बार बार भूल जाते हैं उसको नोट करिए। और रिवीजन बहुत बड़ी चीज़ है, आप रिवाइज करते रहिए। इस वीडियो से जो भी नोट्स बनाते हैं उसको डेली रिवाइज करिए ताकि आपको भूले नहीं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेखों में, सी पुराणों में, डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो अभी हमने पढ़ा था कि उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? ए विष्णुगुप्त, बी मेगास्थनीज, सी डाइमेकस एंड डी प्लिनी। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता, ई कोई नहीं है ऐसे। इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता तथा शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित हैं। तो इसमें देखिए राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक ये सारे आ गए। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक से अधिक में आ जाएगा। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें अभिलेखों में इस प्रकार वर्णित किया है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा शुचिता। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है कि कौन से शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया गया, तो वो हो जाएगा 12वें शिलालेख। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। तो यहाँ पे आप पौत्र से संबंधित होगा कि बेटी का बेटा। अशोक की रानी का नाम कारुआकी उसके अभिलेखों में मिलता है। अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी।
हाँ, तो ये भी पूछ लेता है देखिए कि पाटलिपुत्र में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो किसके समय में? तो अशोक के समय में। हमने आपको बताया था ना कि बौद्ध सभा का जो आयोजन था उसका मैंने आपको ठीक बताया था ए के। तो पहला था ये अजातशत्रु था, फिर कालाशोक था, फिर अशोक था एंड उसके बाद कनिष्क था। तो ये आपको मैंने इतनी चीज़ें बताई थी बौद्ध के बारे में कि ये कौन इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं किसके शासनकाल में हुआ। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया। मौर्य समाज के पतन के लिए आर्थिक कारण को डीडी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया। तो इसमें हम पॉइंट्स देख लेते हैं, काफ़ी पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। पहला कि इसमें काफ़ी चीज़ें धम्म में जो है वो राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, शांति और अहिंसा के विचार, ये सब हैं। उसके बाद अशोक की प्रसिद्धि के कारण भी ये धम्म ही है। फिर अपने दूसरे तथा सातवें स्तंभलेख में इसका प्रकार वर्णित किया है, जिसमें क्या है कि धम्म में साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित, ये सारी चीज़ें हैं। और जो सार वृद्धि पर जोर दिया गया वो कौन सा शिलालेख है? वो 12वां शिलालेख। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, फिर अगला पॉइंट क्या है कि अशोक की रानी का नाम कारुआकी है और 21 अब उसके अभिलेख में मिलता है। तो ये उनकी पत्नी का नाम अगर पूछ लिया कारुआकी तो ये आप बता सकते हैं। और क्या है कि अगर ये पूछ दे कि कहाँ शामिल नहीं था अशोक का साम्राज्य, तो उसमें अगर श्रीलंका ऑप्शन दे देगा तो आप श्रीलंका मानना है कि श्रीलंका था जो वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? ए बेटा, बी पौत्र, सी दादा एंड डी पिता। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभी उन्होंने पढ़ा था, पौत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? ए नागनिका, बी कारुवाकी, सी ध्रुव देवी, डी कौशल देवी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एवं वैश्विक धर्म बना? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी कनिष्क, डी हर्ष। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। देखिए मैंने कहा था ना कि पूछ सकता है कि कौन सा शामिल नहीं था या कौन सा सम्मिलित नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्रीलंका। अगर ये भी पूछ दे कौन कौन शामिल था तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये सारी चीज शामिल है, सारे स्थान जितने भी हैं जितने साम्राज्य। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगीर। तो इसको भी हमने ऊपर ही पढ़ा था अभी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? ए काशी, बी कौशाम्बी, सी कलिंग, डी अंग। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग। हम सभी जानते हैं इसको। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था, कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक ने। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य समाज का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? ऑप्शन ए रोमिला थापर, बी डी एन झा, सी वी ए स्मिथ, डी एच सी राय चौधरी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ये जो राज्य पतन का अधिकार था ये डी डी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया था। यहाँ आप देख सकते हैं डी डी कौशाम्बी का नाम है नहीं यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, बी अशोक का राज्याभिषेक, सी मेगास्थनीज का भारत आगमन, डी अशोक का कलिंग पे विजय। तो हम सभी जानते हैं कि अशोक का कलिंग पे विजय ही यही इसी कलिंग के युद्ध में ही अशोक का जो है वो थॉट चेंज हो गया था और फिर उन्होंने ये सारी चीज़ों से संन्यास ले लिया था। तो
इसके अंत में सबसे अंत की घटना कौन सी होगी? अशोक के समय की, अशोक की कलिंग पे विजय। बहुत ही फेमस ये युद्ध है कलिंग का युद्ध, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था? ए जालौक, बी अवंती वर्मा, सी नंदीवर्धन, डी बृहद्रथ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। क्या देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी ईसा पूर्व में की गई। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इनमें अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट देखेंगे। पहला कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। उसके बाद बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इसी ने फिर शुंग वंश की स्थापना की। ये कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिसके जो पुरोहित थे वो थे पतंजलि। ठीक। और क्या है कि पतंजलि किसकी रचना किए थे? महाभाष्य की रचना किए थे। और ये भी पॉइंट पूछ लेता है कि सीता भूमि किसे कहा जाता है? तो जनजातियों द्वारा जोते जाने वाली भूमि को हम क्या कहते थे? सीता भूमि। ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों को स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, एंड डी वनी भूमि। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे आज के पार्ट का ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने कर लिया है तो अपने दोस्तों को बोलें, अपने मित्रों को बोलें जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिल सके और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।